स्लो स्लो आ रहा है। वेट कर लेते हैं 5 मिनट, देन वी स्टार्ट। There are about 14 people. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्क्रीन आ गई आपके सामने। यस सर आ रही है। ग्रेट। अच्छा, कुछ हमने लास्ट टाइम स्किप किया था, वो मैंने येलो किया हुआ था, तो हम होपफुली भूलेंगे नहीं। लेकिन पहले हम ये देख लें कि हम थे कहाँ पर लास्ट टाइम। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, यहाँ से सही, ये किया था हमने। यहाँ से स्टार्ट करना है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। यस, नहीं ये भी कर लिया था। नहीं हमने ये सर खत्म ये किया नहीं किया था नेटवर्क वाला। यहाँ पर एंड किया था। अच्छा, आप लोग अपने माइक ऑफ कर लें, मेरी आवाज एको हो रही है। आप लोग अपना माइक उसी वक्त ऑन करें जब बात कर रही हो, बिकॉज ये कुछ एको हो रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पर एंड किया था, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। जी, would anybody confirm? यस सर। ठीक है। यस सर। बस याद रखिएगा पीछे हमने कुछ स्किप किया हुआ है, वो मैंने येलो किया हुआ याद रखने के लिए, लेकिन आप लोग भी याद रखिएगा। यस सर। चलिए गुड। तो हम बात कर रहे हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। आज का लेक्चर ज़रा टेक्निकल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, टेक्निकल है। बस तवज्जो होगी तो हर चीज़ आसानी से हो जाएगी, तवज्जो कम होगी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है सर। तो तवज्जो देनी है आपने। माय पॉइंट इज यू नीड टू बी फोकस्ड, बाकी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा सॉरी, यहाँ से शुरू करना है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। अच्छा ज़रा अब आपको यहाँ पर जो हमारा टॉपिक नंबर 3 था नेटवर्क, वो हम पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क होता है, सर्वर होता है, टर्मिनल्स होते हैं, लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, यू नो, ये सारी बातें हुई भी है। अब उसी नॉलेज पे बेस करते हैं
उसी नॉलेज पे बेस करते हुए हमें चीज़ों को देखना है। ठीक, तो बैकग्राउंड हम बना चुके हैं, अब थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें कर लेते हैं। अच्छा जी, जब नेटवर्क होता है तो उसमें कंट्रोल्स तो आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो क्या कंट्रोल्स आमतौर से नेटवर्क में होने चाहिए? पहली बात, नेटवर्क की जो हैंडलिंग है वो सारे क्वालिफाइड लोग हों, ठीक है। वो क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ज़ाहिर है वो आपके स्कोप में नहीं है लेकिन एक आइडिया हम ले लेते हैं। अब देखिए एक बंदा जिसे नेटवर्क की नॉलेज नहीं है, वो अगर नेटवर्क को हैंडल करेगा तो सर्वर की सेटिंग्स को बर्बाद कर देगा, यूजर्स के राइट्स को बर्बाद कर देगा, लोग अपनी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, सिक्योरिटी आपकी सेट नहीं होगी। तो बड़ी आसान सी बात है आपके लिए याद रखना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा सॉरी, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हम कहेंगे ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अगर क्वालिफाइड लोग नहीं होंगे तो आपकी अकाउंटिंग का बेड़ा गर्क हो जाएगा। यस ना? यस सर। यस यहाँ सर। पर अच्छा, दूसरी चीज़ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, इसकी बात हमने पहले भी की है। यस ना? कि एक ही बंदा सारे काम ना करे, ठीक है, बिकॉज एक ही बंदा अगर सारे काम करेगा तो उसके लिए फ्रॉड करना आसान हो जाएगा, या अगर एरर करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा एक काम में। फॉर एग्जांपल हमने मिसाल ली थी कि एक ही बंदा कैश, ये मैं से एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ कि अभी जब हम अपना ऑडिट की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ दोबारा से इसकी बात भी होनी है। तो एक ही बंदा अगर कैश ले रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है और उसकी कस्टडी भी है तो उसके लिए फ्रॉड करना आसान है। तो सीग्रीगेशन होगी, एक बंदा कैश ले रहा है, एक बंदा उसकी कस्टडी ले रहा है और एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है, तो गड़बड़ करना मुश्किल होगा। तो नेटवर्क के अंदर भी फॉर एग्जांपल मेरे पास सारा कंट्रोल्स हैं, मेरे पास सारे सर्वर्स जो हैं उनका एक्सेस है, तो ये मुश्किल हो जाएगा, गड़बड़ करने के चांसेस ज़्यादा है मेरे लिए। तो अगर मल्टीपल सर्वर्स हैं तो किसी सर्वर पे एक बंदे का एक्सेस हो, वो उसकी सेटिंग्स को देख सके, दूसरे सर्वर पे किसी और का एक्सेस हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कोई अकाउंट क्रिएट करना है यूज़र का या डिलीट करना है, ये सबके एक्सेस में नहीं होने चाहिए कम लोगों के एक्सेस में होने चाहिए। इसके अलावा टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन फाइल, आपके पास इस नेटवर्क पे टर्मिनल का मतलब है कंप्यूटर, इस नेटवर्क पे सर्वर के साथ 1000 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो हर कंप्यूटर की एक आइडेंटिफिकेशन फाइल होनी चाहिए। इसकी मिसाल मैं आपको अगर दूँ एक अच्छी सी जो चंद लोगों ने देखी होगी लेकिन समझ सब लोग जाएंगे, आपने अपने सेल फोन में कभी एक ऑप्शन देखा अबाउट? जी सर। यस सर। अबाउट पे आप जाते हैं तो सेल फोन की सारी डिटेल्स होती हैं। यस नो? यस सर। ये एक तरह से सेल फोन की टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन फाइल है, उसमें सेल फोन की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। यानी इसी तरह से कोई भी कंप्यूटर अगर नेटवर्क पे लगा हुआ है तो उस कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स एक फाइल में होती हैं और वो है टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन फाइल। इसको यूँ कह लें कि एक तरह से जो गाड़ी की बुक होती है ना, जिससे आप गाड़ी को पहचान सकते हैं। यस नो? हर गाड़ी की एक रजिस्ट्रेशन बुक होती है ना। यस सर। तो इसी तरह से हर कंप्यूटर की एक बुक होती है जिससे आप उसको पहचानते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन फाइल। अच्छा, अगला कंट्रोल ये है कि जितने भी डेटा का आना जाना है दैट हैज़ टू बी एनक्रिप्टेड। अच्छा, एनक्रिप्शन हमारा एक बड़ा लंबा टॉपिक अभी आ ही रहा है, ठीक है, ये तो यहाँ इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। पहले भी कई दफ़ा जिक्र आया तो हमने यही कहा कि इसका जिक्र होगा। अच्छा, अब आपको पता है जब नेटवर्क होगा तो आपको एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। तो बहुत सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, पॉपुलर में आपके पास विंडोज़ है, यूनिक्स है, लिनक्स है, 3Com है, नोवेल नेटवेयर है, बैनियन वाइन्स है।
ये सारे क्या सॉफ्टवेयर है, लेकिन आजकल जो पॉपुलर चल रहा है आपके पास वो लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ चल रहा है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी एक इंफॉर्मेशन के लिए है। अच्छा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। हम पढ़ चुके हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क इज सिंगल साइट नेटवर्क, कि एक ही जगह पे जब सारे कंप्यूटर हैं, एक ही कमरे में, एक ही बिल्डिंग में, एक ही प्रेमिसेस में, तो ये कहलाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क पे क्या क्या रिस्क हैं आपके पास? तो रिस्क आपके पास ये है कि आपका जो डेटा है या आपका जो प्रोग्राम है उसमें कोई गड़बड़ कर दे। इंटेग्रिटी का मतलब है ऑनेस्टी, सही काम करना, सही डेटा। तो कोई जब लैन चल रहा है तो सर्वर भी यही होगा, टर्मिनल्स भी यही होंगे, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई प्रोग्राम में या डेटा में गड़बड़ कर दे। जी, पॉइंट समझ आया था? जी सर। अच्छा, दूसरा ये है कि उसमें वायरस आ जाए लैन में आपके। अच्छा, तीसरा इशू हमारे लिए समझना आसान है लेकिन हम इसको करते नहीं हैं। लेकिन जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो लाइसेंस्ड होते हैं। हमारे पास अक्सरियत के पास अक्सरियत के पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, यस ना? जी सर। लेकिन अब इदारे जो हैं वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब लाइसेंस हर यूज़र के लिए अलग होता है ना। अगर मेरे पास 10 यूज़र्स हैं तो मुझे 10 यूज़र का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और 50 यूज़र है तो 50 यूज़र का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो बाज़-औक़ात ये गड़बड़ हो जाती है कि लैन पे आपके पास है तो 50 यूज़र, लाइसेंस आपके पास 40 है, तो 50 में से कोई भी 40 यूज़र एक वक्त में काम कर सकते हैं। ये बात समझ आती है? यस सर। नो सर। सर सॉरी ये रिपीट कर दें। भाई, अगर आपके पास 40 कुर्सियां हैं और 50 लोग हैं तो एक वक्त में 40 लोग ही बैठ सकते हैं ना। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई और बैठे Sir. तो उसके लिए एक बंदे को खड़ा करना पड़ेगा, यस नो? यस सर। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर में अगर आपके पास 40 लोगों का लाइसेंस है और यूज़र आपके पास 50 है, तो एक वक्त में 40 यूज़र उस सॉफ्टवेयर को, इस सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो 40 लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी यूज़ करे तो फिर एक आध को लॉग आउट करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? पर सर फिर इसका फायदा क्या होगा? अगर बाकी 10 यूजर्स को भी उसी टाइम यूज करना है तो फिर इस तरह से तो मसला पैदा हो जाएगा। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, दोबारा बोलो। सर मैं ये कह रही हूँ कि इस चीज का फिर फायदा क्या होगा? इससे तो फिर जो है टाइमिंग क्लैश आ गया। अगर किसी को उसी टाइम यूज करना है और उसको एक्सेस नहीं मिल रही तो फिर वो आपका सर्वर थोड़ी यूज करेगा। तो हमने कब कहा कि फ़ायदा? हमने तो कहा जो ख़तरा है रिस्क है। रिस्क है ना। अब आपको करना ही चाहिए था, अगर 50 यूज़र तो 50 लाइसेंस लेने चाहिए थे, लेकिन आपने पैसे बचाए, आपने पैसे बचाए। अच्छा ये रीजन है इसके पीछे। हाँ हाँ, तो अब ये गड़बड़ तो हो रही है ना आपके पास। जी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आपके लैन को कोई आउटसाइड से एक्सेस करके हैक कर सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल एक्सेस अगर आपने दिया हुआ है, पहली बात तो है कि आपको लैन पे हो सकता है कि आपका लैन जो इस ऑफिस में चल रहा है, आपने कुछ लोगों को एक्सटर्नल एक्सेस दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपका जो मैनेजर है घर से बैठ के एक्सेस कर सकता है, चले वो तो ऑथराइज्ड एक्सेस है, ठीक है ना। लेकिन उसके भी रिस्क हैं। जब आपने अपने आप को बाहर से कनेक्ट कर लिया है तो हो सकता है कि एक्सटर्नल के एक्सेस की वजह से कोई बंदा इलीगली भी आपको एक्सेस कर ले। ये बात समझ आती है? जी सर। यस सर। अगर आपने एक्सटर्नल एक्सेस नहीं दिया हुआ तो इलीगल एक्सेस का चांस बहुत कम हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ये है पीछे हम एक चीज़ पढ़ रहे थे, याद करें, लॉजिकल एक्सेस सॉफ्टवेयर में हम ये कह रहे थे कि जब आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाती है तो इसी बेसिस पे हम सिस्टम में ये चीज़ मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कौन आया, कब आया, उसने क्या डेटा डाला, क्या डेटा निकाला, और ऑडिट कर सकते हैं, यस नो? यस सर। अच्छा, अगर ये डेटा डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन आया कौन नहीं आया। तो ये रिस्क है आपके पास कि आपका जो डेटा है, लॉगिन डेटा है, ऑडिटिंग डेटा है, उसे कोई डिस्ट्रॉय कर दे, तो फिर मुझे पता ही नहीं कि मेरे सिस्टम में कौन आया, कब आया, कितनी देर रहा। तो ये भी एक Yes, रिस्क है। sir. तो अब इसके क्या कंट्रोल्स हैं आपके पास? अच्छा, ये कंट्रोल्स अब आपने समझने हैं
और इसके लिए मुझे पेन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक कंट्रोल है डायल बैक, ये कॉल बैक मोडेम्स लगाते हैं आप, और दूसरा कंट्रोल है कि आप कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल डाइवर्ट को ऑफ कर दें, ठीक है। अच्छा, अभी क्या चीज़ें हैं इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होगी, सारे काम आसान हो जाएंगे। जी, आपके सामने ये एक वाइट बोर्ड आ रहा है जी। यस सर। यस सर। अच्छा जी, देखें क्या होता है कि नॉर्मली पहले प्रोसेस देखें क्या होता है। ये है एक सर्वर, ठीक है, और इससे हज़ारों लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, एक ही बंदे का केस डिस्कस कर रहे हैं, वो है आप। आप जो हैं ये आप हैं, ठीक है। छोटी सी एक मशीन है ये आप हैं। अच्छा, अब आप कैसे कनेक्ट होते हैं सर्वर से? जी, कोई बताएगा कैसे कनेक्ट होते हैं सर्वर से? सर नेटवर्किंग के थ्रू। हाँ, नेटवर्किंग के थ्रू। फर्ज कर लें आप एक टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सर टेलीफोन लाइन भी होती है, वायरलेस भी होता है। बिल्कुल वायरलेस भी है, टेलीफोन लाइन भी है। आप टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। जब आप टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं तो आप जब कनेक्ट होंगे इससे, तो ये आपने कलेक्शन के लिए गया यहाँ पर। जब आप कनेक्शन के लिए गए तो सर्वर ने आपसे पूछा कि भाई लॉगिन आईडी बताओ, ठीक है, और पासवर्ड बताओ। आपने बता दिया। अब सर्वर बैठ के चेक कर रहा है कि ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड सही है या नहीं, ठीक है। अगर तो सही है तो सर्वर ने आपको आने दिया, और अगर सही नहीं है तो आपको डिस्कनेक्ट कर दिया। ऐसा ही होता है। यस सर। नो कंफ्यूजन्स। अच्छा, नो अब सर। एक मैनुअल एग्जांपल लेते हैं, फिर वापस इस पे आएंगे। आप लेट्स से आईसीएमए में आ रहे हैं और आईसीएमए में आपने रिसेप्शन पे आप आए। लेट्स से गेट पे रिसेप्शन है, ठीक है, गेट पे ही रिसेप्शन है। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर एक बंदा आपकी आईडी चेक करता है, फिर वो आपको बिल्डिंग में जाने देता है, ठीक है। अच्छा, रिसेप्शन जो है, जब आप बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं तो फिर रिसेप्शन आता है, गेट के पास ही रिसेप्शन है। ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। आप बिल्डिंग के अंदर आए, ठीक है, गेट क्रॉस किया आपने मेन, फिर रिसेप्शन है, और फिर बाकी आगे क्लासरूम्स हैं, ऑफिसेस हैं। इज इट क्लियर? यस सर। रिसेप्शन पे बंदा आपका कार्ड चेक करता है। अच्छा, लेट्स से उस रिसेप्शन पे अभी हर वक्त ही 8-10 लोग खड़े हुए होते हैं अंदर जाने के लिए, ठीक। तो रिसेप्शन वाले ने आपसे पूछा कि आपकी आईडी क्या है, आपने अपनी आईडी बताई। अच्छा, वो अब चेक कर रहा है अपने रजिस्टर में कि ये बंदा ऑथोराइज्ड है या नहीं, ठीक है। वो चेकिंग में लगा हुआ है, 8-10 लोग खड़े हुए हैं। आपने मौका देखा और आप रिसेप्शन से आगे चले गए, यानी मेन बिल्डिंग के अंदर चले गए, इसलिए कि बंदा भी रिसेप्शन पे चेकिंग कर रहा था, वो खोया हुआ था चेकिंग में, आपको मौका मिला और आप बिल्डिंग के अंदर चले गए। क्या ये मुमकिन है? यस सर। यस यस सर। सर। आप एक्चुअली ऑथोराइज नहीं थे ना। Yes, अगर आप sir. ऑथोराइज होते तो आप इंतजार करते। आप ऑथोराइज नहीं थे, आपने देखा वो चेकिंग में लगा हुआ तो आप चुपके से अंदर चले गए। तो ये गड़बड़ हो सकती है। ये बात समझ आई कि अनऑथोराइज बंदा बिल्डिंग में आ गया,
Yes, sir. एवरीवन? यस सर। अच्छा, अब इससे बचने का तरीका क्या है? मैनुअल एग्जाम्पल को समझना है आपने, फिर कंप्यूटर में आप 1 मिनट में समझ जाए। अब लेट्स से आईसी मैंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप रिसेप्शन पे आते हैं और आप बताते हैं जी मेरा नाम पता ये है और मैं एक ऑथराइज यूज़र हूँ। वो कहते हैं ठीक है। रिसेप्शन पे आपने ये चीज़ बताई, वो आपसे कहते हैं जाओ मेन गेट से बाहर चले जाओ, बिल्डिंग से बाहर चले जाओ। तो उसने आपको बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया, आपकी आईडी ली और आपको बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया, ठीक। और फिर उसने चेक किया कि आप ऑथराइज्ड हैं या नहीं। अगर आप ऑथराइज हैं तो वो आपको बुला लेगा, और अगर आप ऑथराइज नहीं हैं तो वो आपको नहीं बुलाएगा। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो अब वो चांस खत्म हो गया कि आप रिसेप्शन पे चक्कर देके अंदर चले जाएं। जी, बात समझ आती है? जी सर। तो बस यही डाल बैक मैकेनिज्म है। अब इसको कंप्यूटर में देखें आप। कंप्यूटर में आप क्या देखें, क्या होता है कि आपने सर्वर को कॉल किया, सर्वर ने कहा लाओ अपनी आईडी दो। अच्छा, सर्वर जब आपकी आईडी चेक कर रहा है, तो आप एक हैकर आदमी हैं, चालाक आदमी हैं। वाइल वो सिक्योरिटी को आपकी चेक कर रहा था, आप सर्वर को बाईपास करके अंदर चले गए। ये बात समझ आ रही है? ज़ाहिर हर कोई जी ऐसा सर। नहीं कर सकता, इंतहाई टेक्निकल लोग जो है वो ये कर सकते हैं। तो वो 2-3 सेकंड्स के अंदर जबकि सर्वर आपकी आईडी को चेक कर रहा था, आप अंदर चले गए। इज एवरीबॉडी क्लियर? यस जी सर। सर। तो अब इस रिस्क को ख़त्म करने का तरीका क्या है? कि आपने सर्वर को अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड दी, और सर्वर ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेने के बाद क्या किया, आपको डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या किया? आपको डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा, और डिस्कनेक्ट करने के बाद सर्वर ने चेक किया कि आप एक ऑथराइज यूज़र हैं नहीं, तो सर्वर ने आपको कॉल बैक किया ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑथराइज यूज़र हैं, तो सर्वर ने क्या किया? सर्वर ने आपको कॉल बैक किया, दोबारा कनेक्ट कर लिया। सर्वर ने आपको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ये चांस कि कोई हैकर जो है सिस्टम को चक्कर देके चला जाए, वो चांस खत्म हो गया। जी, ये बात समझ आती है? जी जी सर। सर। ये है मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड डाल बैक। जी एवरीवन, डाल बैक मैकेनिज्म, इसके लिए डाल बैक मॉडेम यस लगते सर। हैं। क्लियर होगी चीज? अच्छा, अब दूसरा है आपके पास कि आप कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल डाइवर्ट को ऑफ कर दें। अच्छा, कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल डाइवर्जन जो है, कुछ लोगों ने हो सकता है अपने सेल फोन्स पे यूज किया हो। इज एनीबॉडी हु हैज यूज्ड इट? जी, एनीबॉडी यूज्ड इट? नो सर। नो सर। अच्छा, चलें, इसका पहले तो इसका फ़र्क समझें, और फिर बात करते हैं इसकी। देखिए, ये आपके पास व्हाइट बोर्ड आ रहा है। जी सर। जी सर। जी सर। कॉल फॉरवर्डिंग, पहले मैं इसको सेल फोन पे एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको इसको, क्योंकि सेल फोन आप लोग हर वक्त यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर कॉल फॉरवर्डिंग में क्या होता है और कॉल डाइवर्जन में ये होता है कि लेट्स से कि आपके पास सेल फोन बनाऊं, कंप्यूटर ही बना देता हूँ। चलो, क्या हो रहा है भाई? ये है एक कंप्यूटर, ठीक है, ये है दूसरा कंप्यूटर, और ये है तीसरा कंप्यूटर, ठीक है।
पहले सेल फोन पर समझे, फिर मैं इसको कंप्यूटर पे दिखाता हूँ आपको। कॉल फॉरवर्डिंग, आपने मुझे कॉल किया, ठीक है, कॉल फॉरवर्डिंग की बात हो रही है, आपने मुझे कॉल किया, मैंने अपने फ़ोन पे लगाई हुई है कॉल फॉरवर्डिंग। तो आपकी कॉल जो मेरे फ़ोन पर आई, लेट्स से उस पर मैंने डिफाइन किया हुआ था कि 3 रिंग्स में अगर मैंने उठा लिया तो ठीक, वरना ये कॉल जो है फॉरवर्ड हो जाएगी मेरे दूसरे नंबर पे जो मैंने डिफाइन किया हुआ है। जी बात समझ आ रही? तो आपने कॉल किया, मेरा Yes, लेट्स से sir. मेरे 2 फ़ोन नंबर है, Yes, sir. एक मेरा फ़ोन नंबर है 1 और एक मेरा फ़ोन नंबर है 2, ठीक है। आपने मुझे 1 पे कॉल किया और 1 पे कॉल फॉरवर्डिंग लगी थी और उस पर जो है ये सेटिंग है कि अगर 3 दफ़ा में मैंने 3 रिंग्स के अंदर मैंने कॉल उठा ली तो ठीक है, वरना 1 पे जो कॉल आई है वो ऑटोमेटिकली मेरे सेल फोन नंबर 2 पे चली जाएगी, ठीक है। ये है कॉल फॉरवर्डिंग। जी एवरीबॉडी इज क्लियर? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा गुड। अच्छा, कॉल डाइवर्जन में भी कुछ इसी किस्म का होता है, लेकिन मैकेनिज्म टेक्निकली डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ोन नंबर है 1 और एक फ़ोन नंबर है 2। आपने मुझे कॉल किया 1 पर, ठीक है। 1 पे मैंने लगाई हुई कॉल डाइवर्जन, और डाइवर्जन लगा के मैंने नंबर डिफाइन कर दिया है मेरे सेल फोन नंबर 2 का, ठीक है। तो अब जब आप कॉल करेंगे तो वो सीधी फ़ोन नंबर 2 पर आएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? जी सर। Yes, sir. Yes, दोबारा sir. बताइएगा। जब आप मुझे कॉल करेंगे 1 पर तो 1 के बजाय 2 पर आएगी। फॉरवर्डिंग में क्या हो रहा था, पहले आपकी कॉल 1 पे जा रही थी और वहां मैं अगर पिक नहीं करता तो फॉरवर्ड हो रही थी 2 पर। यस दूसरे नंबर पर। Yes, सर sir. 1 पे शो भी नहीं होगी? नहीं यार, एक मिनट, किसकी बात करें? कॉल फॉरवर्डिंग की यस सर। शो होगी ना, पहले कॉल वहां आएगी भाई। नहीं, वो डाइवर्टिंग की। डाइवर्जन केस में तो मैंने सर सिस्टम पे डाइवर्टिंग में। ना रुक जा 1 बाय 1 एक साथ चले दोबारा से। फॉरवर्डिंग में देखिए, फॉरवर्ड का मतलब है पहली चीज़ मेरे पास आएगी तो फिर फॉरवर्ड होगी ना, यस नो। तो आपकी कॉल मेरे सेल फोन 1 पे Yes, आई, sir. मैंने पिक नहीं की तो वहां से ये फॉरवर्ड हो गई मेरे सेल फोन नंबर 2 पे। ये चीज़ क्लियर है? Yes, sir. जी sir. सर। डाइवर्जन में जब मैंने एक्चुअली अपने सेल फोन नंबर 1 पे डाइवर्जन लगाया है ना, तो सिस्टम को पता है कि इस फ़ोन पे डाइवर्जन लगी हुई है, सिस्टम को पता है इस फ़ोन पे डाइवर्जन लगी है। तो जैसे ही कोई इस पे कॉल करता है तो 1 पे जाता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि 1 पे डाइवर्जन लगी हुई है, वो सीधा 2 पे जाता है। तो इसका मतलब है कि सेल फोन 1 पे कॉल नहीं आएगी, सीधी किस पे जाएगी? 2 पे जाएगी। Sir. कॉल आपने किया 1 Yes, को, sir. लेकिन कॉल जाएगी 2 पर। 2 पे। जी ये चीज़ समझ आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फॉरवर्डिंग में अगर आप मुझे सेल फोन 1 पे कॉल करेंगे तो पहले कॉल वहाँ आएगी और वहाँ से फॉरवर्ड होगी दूसरे नंबर पे। डाइवर्जन के केस में अगर मेरे सेल फोन 1 पे डाइवर्जन लगी हुई है तो सिस्टम को पता है डाइवर्जन है, तो कॉल आप 1 पे करते हैं लेकिन कॉल मुझे आती है किस पे? 2 पे। 2 पे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी सर। Yes, sir. अब Yes, बड़ा sir. आसान Yes, है। sir. अच्छा, कॉल बैक का मैकेनिज्म आपको याद है? ये जो कॉल बैक का मैकेनिज्म देखा था आपने, याद है ना आपको? जी सर। अच्छा, अब कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल डाइवर्जन के साथ इसको मिला के देखते हैं। देखिए हुआ ये कि एक काम ये कर लेते हैं। लेट्स से ये सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है। इस सर्वर पर कॉल बैक मैकेनिज्म लगा हुआ है, ठीक है। इस सर्वर पे कॉल बैक मैकेनिज्म लगा हुआ है। अच्छा, ये है आपका टर्मिनल, ठीक है, आपका कंप्यूटर, और आप एक ऑथराइज्ड यूज़र हैं, आप एक ऑथराइज्ड यूज़र हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है?
Yes, sir. अच्छा, ये कोई Yes, एक sir. बंदा है जो इस सर्वर पे एक्सेस लेना चाहता है, लेकिन ये ऑथराइज नहीं है, ठीक है, ये एक्सेस लेना चाहता है। रसम हाँ, उसने आपके सिस्टम पर आके क्या किया, कॉल फॉरवर्डिंग या कॉल डाइवर्जन को ऑन कर दिया। कॉल फॉरवर्डिंग हमने कहा ऑफ रखनी चाहिए, ठीक है, उसने ऑन कर दिया। कैसे ऑन कर दिया? वो आपका दोस्त था, जाने वाला था, कोई ताल्लुक था, आया और आपने बेवकूफ़ी ये की कि अपना सिस्टम खुला छोड़ के चले गए, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ कि ये कौन है, यू, ठीक है, और ये कौन है, ये कोई Unauthorized person. हाँ, ये अनऑथोराइज्ड पर्सन है, ठीक है। लेकिन इस आया, कोई दोस्ती होती थी आपकी और आप बेवकूफ़ी से अपना सिस्टम ऑन छोड़ के चले गए, उसने आपके सिस्टम में कॉल फॉरवर्डिंग या कॉल डाइवर्जन ऑन कर दिया। अब क्या हुआ, लेट्स से कि आपने सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश की। अच्छा, चूंकि यह कॉल बैक मैकेनिज्म है, तो सर्वर ने क्या किया, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेने के बाद आपको डिस्कनेक्ट कर दिया, Disconnect कर दिया. ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज़ाहिर सर्वर ने कॉल की, उसके बाद आपको कॉल की किसने, सर्वर ने। Server ने. जब सर्वर ने कॉल किया आपको, सर्वर ने आपको कॉल बैक किया। अच्छा, आपके सिस्टम पे लगा हुआ था क्या, Call forwarding. अच्छा, कॉल फॉरवर्डिंग लगी हुई थी, और लेट्स से आपने कॉल पिक नहीं की, आपने सर्वर को रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो क्या हुआ, कॉल वो ऑटोमेटिकली, unauthorized person के पास चले गए. वेरी गुड, वो चली गई इस बंदे के पास एंड ही गेन्ड द एक्सेस। ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. अब इस बंदे Yes, को sir. एक्सेस, ठीक, ये हुआ कॉल फॉरवर्डिंग के केस में, ठीक। लेट्स से उस बंदे ने आपके सिस्टम पर कॉल फॉरवर्डिंग के बजाय क्या लगा दिया था, कॉल डाइवर्ट लगा दिया था। उसने क्या किया था, तो डायरेक्ट कॉल आना कराते. जी 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 जी, उसने क्या किया, डाइवर्शन लगा दिया था। जब आपने सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश की, आपने सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश की, अपना पासवर्ड और आईडी और पासवर्ड दिया, क्योंकि कॉल बैक लगा हुआ था, तो सिस्टम ने डिस्कनेक्ट किया, आपको डिस्कनेक्ट किया और कॉल बैक किया। लेकिन जब कॉल बैक करने लगा तो सिस्टम ने देखा कि आपके सिस्टम पे डाइवर्जन लगा हुआ है, तो उसने क्या किया, दूसरे नंबर पे कॉल किया और यूं अनऑथराइज्ड बंदे को एक्सेस मिल गया। जी एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? Yes, sir. गुड, सिर्फ तवज्जो चाहिए थी और ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। तो इसीलिए हम कहते हैं एहतियात ये है कि कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल डाइवर्ट को आप ऑफ करके रखें सिस्टम पर। एवरीवन? जी Yes, सर। sir. Yes, sir. गुड। अच्छा जी, अब आप और आ जाएं इंटरनेट थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी। थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी, देखिए दो किस्म के थ्रेट्स होते हैं नेट पे। जब भी कोई नेट पे काम कर रहे हैं, एक तो वायरसेस आ जाते हैं, उसका सोल्यूशन है एंटी वायरस। थोड़ा सा हमने पढ़ भी लिया है और थोड़ा सा हमने पढ़ना भी है भी इसको, ठीक है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है. अच्छा सॉरी, अगली चीज़ है इंटरनेट थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी। तो आपने एक थ्रेट ये कि वायरस आ जाए, तो वायरस का सोल्यूशन है एंटी वायरस, ठीक। थोड़ी सी बात कर ली है इसकी और थोड़ी सी मज़ीद करेंगे भी अभी। दूसरा ये है कि हैकर्स आ जाएं, तो उसका सोल्यूशन में देख लिया कि आप डायल बैक मैकेनिज्म लगाएं। बात समझ आई? Yes, Yes, sir. sir. और फायरवॉल लगाएं। फायरवॉल जो है वो हैकर को रोकती है, और फायरवॉल का आगे जिक्र आ रहा है अभी, ठीक है। फायरवॉल जो है ये हम पढ़ेंगे, फायरवॉल सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क अटैक्स। आपके नेटवर्क पे जब अटैक होता है तो दो किस्म के अटैक्स होते हैं।
एक होता है पैसिव अटैक और एक होता है एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक में ना आप बेसिकली इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, ठीक। और एक्टिव अटैक में एक्चुअली आप अटैक करते हैं। इसकी अगेन हम मैनुअल एग्जांपल ले लेते हैं और फिर टेक्निकल पे हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे को मारना है, तो पहले आप क्या करेंगे? उसकी इंफॉर्मेशन जमा करेंगे। फिर उसकी हाँ, इंफॉर्मेशन लेंगे। यानी कौन सा अटैक करेंगे? पहले पैसिव अटैक Massive। करेंगे और फिर उसके बाद एक्चुअल अटैक करेंगे। फॉर एग्जांपल पैसिव अटैक में आप चेक करेंगे भाई ये बंदा जब आता जाता है तो अकेला होता है, ये इसके साथ कुछ लोग होते हैं कि किस रास्ते से आता जाता है, पैदल आता जाता है, गाड़ी में आता जाता है, कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का रास्ता क्या होता है, ठीक है, क्या इसके पास कोई वेपन तो सारा नहीं, कुछ पता करेंगे। कोई इसके पास वेपन तो नहीं होता, ठीक है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पैसिव अटैक। जी बात समझ आती है? जी सर। यस सर। उसके बाद यू गो फॉर Yes, एक्टिव sir. अटैक। आपने कहा जिसको गोली मारनी है तो फिर आप गोली मारें, चाकू मारना है, जो भी करना है, तो दैट इज एक्टिव अटैक। क्लियर है जी? तो पैसिव अटैक के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप नेटवर्क एनालिसिस करें, यानी मैं आपके नेटवर्क को चेक करूं कि आपके पास नेटवर्क क्या लगा हुआ है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लगा हुआ है। अगर विंडोज लगा हुआ है तो अटैक डिफरेंटली होगा, यूनिक्स लगा हुआ है तो अटैक डिफरेंटली होगा। यस नो? जी सर। यस जी सर। सर। कौन कौन सी सर्विसेज हैं, पोर्ट्स हैं, अब ये टेक्निकल चलें बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर एक नेटवर्क पे सबसे कॉमन सर्विस तो लोगों ने देखी है ना, आपके पास HTTP, यस नो, जी सर। यस सर। या TCP है, यस सर। तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सी सर्विसेज ऑन है। फॉर एग्जांपल अगर HTTP ऑन है तो मैं उसके थ्रू अटैक कर सकता हूँ, अगर वो ऑफ है तो फिर उसके थ्रू अटैक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। पोर्ट्स भी एक चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर पोर्ट्स होते हैं, वो आपने चेक करने होते हैं कि कौन से पोर्ट खुले हुए हैं, कौन से पोर्ट बंद है। ज़्यादा अगर कोई पोर्ट को आप फिलहाल कनेक्शन समझ लें, ठीक है। तो अगर कोई कनेक्शन ऑफ है, कोई दरवाज़ा ऑफ है, तो मैं उससे तो दरवाज़ा बंद है तो उससे तो अटैक नहीं कर सकता, क्या नहीं। तो मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन से पोर्ट, Yes, कौन कौन से sir. दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा, फिर मैं करता हूँ ट्रैफिक एनालिसिस कि आपका नेटवर्क पे किस किस्म का ट्रैफिक चल रहा है, नेचर ऑफ ट्रैफिक फ्लो, ऑडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, ग्राफिक चल रहा है, क्या नहीं, ये मैं चेक करता हूँ। फिर ये भी चेक करता हूँ कि जब भी आप ट्रैफिक फ्लो होता है तो उसकी लेंथ कितनी होती है। आप छोटे छोटे मैसेजेस भेजते हैं या बड़े बड़े मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है। फिर उसी हिसाब से मैं अपनी प्लानिंग करूँगा। फिर मैं ये भी देखता हूँ कि आपके सेशन लेंथ कितनी होती है, आपके 2 मिनट के लिए कनेक्ट होते हैं या सारा दिन कनेक्ट रहते हैं। अगर आप दिन में 2 मिनट के लिए कनेक्ट होते हैं तो फिर अटैक करना मुश्किल हो गया ना, मुझे अब उसी वक्त में अटैक करना है। लेकिन आप 24 घंटे कनेक्टेड रहते हैं तो मेरा काम आसान है। यस नो? यस सर। यस सर। सेशन लेंथ कितनी होती है, कितनी दफ़ा कनेक्ट होते हैं आप, ये पता चल गया। फिर मैं इवेंट्स ड्रॉपिंग भी कर सकता हूँ, मतलब मैं देख सकता हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, क्या डेटा आ रहा है, क्या जा रहा है, ये भी एक टेक्निक है, ठीक है। और अब मैंने प्लान किया कि मैं आपका अटैक करूँगा। अच्छा, अब अटैक में एक होता है ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपका काम तमाम हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैनुअल एग्जांपल दूँ, ब्रूट फोर्स अटैक, मैंने कहा जिस बंदे को मारना है और मैंने ब्रूट फोर्स अटैक करना है, तो मैंने कहा जी मैं हर चीज़ लेके जाऊँगा, लॉन्ग रेंज वेपन भी लेके जाऊँगा, शॉर्ट रेंज वेपन भी लेके जाऊँगा, दूर से मौका मिला तो दूर से मार दूंगा, पास से मौका मिला पास से मार दूंगा, पॉइंट ब्लैंक से मार दूंगा, चाकू भी लेके जाऊँगा, हर चीज़ लेके जाऊँगा, हर चीज़ लेके जाऊँगा एंड आई ट्राई एवरी ऑप्शन। बात समझ आती है? यस सर। यस तो सर। अब इसमें हो सकता है कि आपके, मुझे नहीं पता आपके सिस्टम में क्या पासवर्ड है, लेकिन मैं सारे पासवर्ड ट्राई करूँगा, सारे पासवर्ड, कुछ नहीं छोड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा और सिस्टम में मैं एंटर हो जाऊँगा। यस नो? यस सर। जी सर। अच्छा जी, एक और फिर एक्टिव अटैक का तरीका होता है मैस्करेडिंग या इम्पर्सोनेशन या स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं। मैनुअल एग्जांपल लें,
आप आईसीए में आए, आप ऑथराइज्ड आदमी नहीं हैं। अब वहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ है उससे पूछा आप कौन है, आपने कहा मैं शाहिद हूँ, ठीक है। वो बंदा जो है उसको पता है कि शाहिद काम करता है यहाँ पर, तो उसने आपको आने दिया। आपने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, आप शाहिद नहीं थे, आप एक्चुअली शाहिदा थे, लेकिन आपने झूठ बोला, अपनी आइडेंटिटी छुपाई और अंदर चले गए। तो इस किस्म की चीज़ भी हम कर सकते हैं कि किसी की आईडी और पासवर्ड मिल जाए तो हम सिस्टम में चले जाएंगे और सिस्टम यही समझेगा कि जेन्युइन बंदा आया है, जबकि जेन्युइन बंदा नहीं आया। एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, पैकेट रिप्ले अगर सर आप याद जिसकी हम जी बोलें। सर जिसकी हम आप जैसे बता रहे हैं पासवर्ड या आईडी यूज करेंगे तो वो क्या ऑथराइज बंदा होगा उसी सिस्टम से लिंक्ड जिसके हम पासवर्ड और आईडी यूज करेंगे? जनाब, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मुझे मिल जाए, मैं सिस्टम में जाऊंगा तो सिस्टम तो ये समझ रहा है ना कि जेन्युइन बंदा आया, लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है, मैं आपकी आइडेंटिटी यूज करके सिस्टम में आ गया हूँ। जी सर, मेरा मतलब ये है कि मतलब वो जो आईडी और पासवर्ड होगा वो वहाँ के किसी ऑथराइज्ड पर्सन का होगा जो उस सिस्टम से लिंक्ड होगा। डेफिनेटली कोई ऑथराइज बंदा था, उसका आईडी मुझे मिल। पैकेट रिप्ले आप याद करें, हमने बात की थी कि कुछ पैकेट्स फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग में हम पढ़ चुके हैं कि सारी की सारी जो है कम्युनिकेशन जो होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। सारी की सारी कम्युनिकेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। फॉर एग्जांपल ये सर्वर है और इस सर्वर में इस सर्वर में ट्रांसमिशन आ रही है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन जो आ रही है, ज़रा ये ट्रांसमिशन जो है इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये पैकेट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये पैकेट्स जो आ रहे हैं ऑथराइज पैकेट्स हैं, तो सर्वर उनको एक्सेप्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है? ईमेल है, मैसेज है, जो भी चीज़ है वो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। अच्छा, अब आप जो है आप एक हैकर और आप सिस्टम पे एक्सेस लेना चाह रहे हैं, तो आपने ये किया कि आपने देखा ये पैकेट्स ऑथराइज पैकेट्स हैं, आपने इन पैकेट्स को आपने इन पैकेट्स को सर किसी का माइक खुला रह गया है। आपने इन पैकेट्स को कॉपी कर लिया, ठीक है। अच्छा, जो ऑथराइज पैकेट्स थे आपने उनको कॉपी कर लिया और बाद में आपने, लेट्स से आप हैं, आप एक हैकर हैं, आपने पैकेट्स कॉपी कर लिए थे। अब आपने इन पैकेट्स को कॉपी किया और मैं ये ब्लू पैकेट्स बना रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको पता चले कि मैंने कॉपी किए पैकेट्स। ये पैकेट्स कॉपी करके आपने दोबारा सिस्टम में भेजे, लेकिन साथ में आपने क्या किया, आपने साथ में ये किया कि अपने भी जो पैकेट्स हैं ना अनऑथराइज पैकेट्स, वो भी इसके साथ जोड़ दिए। यानी तो क्या हुआ कि चूंकि पहले वाले पैकेट्स ऑथराइज थे तो सिस्टम ने उनको आने दिया और उनके पीछे पीछे सभी पहुंच गए। ये कहना था पैकेट रिप्ले, कि आपने पैकेट्स को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद दोबारा से भेज दिया, चूंकि वो ऑथराइज थे तो सिस्टम ने उन्हें आने दिया और यूँ एंट्री हो गई आपकी, हैकर ने एक्सेस ले लिया। जी, बात समझ आई? सर ये तो पिगी बैकिंग में भी था ना? हाँ, पिगी बैकिंग में थोड़ा सा फर्क था। You're right, मैंने कहा ना, मैंने पहले पढ़ा था। पिगी बैकिंग में क्या था कि आपने पैकेट्स को कॉपी नहीं किया था। Do you understand? यस सर। वहाँ पर आपने अपने आप को अटैच कर लिया था। ये ऑथराइज पैकेट्स से, अगर मैं उसकी बात करूँ पिगी बैकिंग की, तो पिगी बैकिंग में आप ये करते हैं कि आपने अपने आप को जो पैकेट्स जा रहे थे उनके साथ अटैच कर लिया। पैकेट रिप्ले में आपने क्या किया, पहले उनको कॉपी कर लिया और फिर बाद में भेजा।
ये बात समझ आती है? यस सर, क्लियर। अच्छा, आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है? यस सर। ओके। अच्छा, फिर आप ईमेल बॉम्बिंग भी कर सकते हैं, स्पैमिंग जिसे हम कहते हैं। 10,000, 20,000, 1 लाख ईमेल्स भेज दी मैंने आपके सर्वर पे, तो सर्वर तो बैठ जाएगा आपका। याहू सर्वर पे आप 1 करोड़ ईमेल्स भेज दें तो सर्वर तो बैठ सर जाएगा। स्क्रीन नहीं आ रही। मुझे तो लोगों ने कहा आ रही है। नो सर, स्क्रीन नहीं आ रही। चले आगे। यस सर। यस सर। ईमेल बॉम्बिंग कर दी मैंने। ईमेल बॉम्बिंग का मतलब है कि मैंने हज़ारों लाखों ईमेल्स भेजी हैं आपको, तो आपका सर्वर उनको संभालते संभालते कोलैप्स कर गया, क्रैश कर गया। ठीक है एवरीवन? यस सर। अच्छा, ये चीज़ें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रही? आई एम श्योर। यस। जी सर। रीज़न वही है जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि शुरू के अंदर हमने चीज़ों पे टाइम लगाया। अच्छा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप समझे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बड़ा अच्छी तरह से प्लान किया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जिन चीज़ों पे मैंने फोकस किया उनको इग्नोर नहीं करना आपने। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना, वो बाज़ औक़ात समझते हैं कि हम बड़े अक्लमंद हैं और हमें अपने अंदाज में चलना चाहिए। और शुरू में आपने देखा भी लोगों की अपनी बातें भी आ रही थी, तो आई टोल्ड देम मैन वेट। उसकी वजह क्या है? देखिए, ये कोर्स आपने कितनी बार पढ़ा हुआ है? जी एनीवन, कितनी दफ़ा पढ़ा हुआ टाइम आपने? ही पड़ा। फर्स्ट टाइम पढ़ा ना? पहली मैंने बार। ये कोर्स, इस किस्म का कोर्स जो है ना, कम से कम 400 दफ़ा पढ़ाया। ठीक है, तो अब फ़ायदा उसका ये है कि आई नो कौन सी चीज़ आगे कहाँ कनेक्ट हो रही है। ठीक है, उसी वजह पे मैं आपको जोर दे रहा होता हूँ कि यार इसको देखो, इसको समझो, आगे की फ़िक्र ना करो। लोग आगे की फ़िक्र कर रहे थे कि जी वो क्या होगा, ऑडिटिंग का क्या होगा, और उसका क्या होगा, और उसका क्या होगा, और सप्लाई चेन का क्या होगा। वो चीज़ें फ़िक्र करने की नहीं थी, चीज़ें फ़िक्र करने की शुरू की थी। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? यस तो मैं सर। कहना चाह रहा हूँ कि जब आप रिवीजन करें ना, तो रिवीजन में भी उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि जिस पे हमने फोकस किया है। ठीक है, तो वो जब आपने सेट करके अगली चीज़ों पर आएंगे आप, अगली चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी। चलें, ग्रेट, आगे चलते हैं। फिशिंग या स्मिशिंग। अच्छा, फिशिंग तो शायद आपने एक्सपीरियंस नहीं की होगी, या कुछ लोगों ने की होगी। स्मिशिंग ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी। क्या आपके पास, बल्कि क्या आप लोगों के पास ये मैसेज आया कि जी वो आपका पता नहीं डेबिट कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है, और अकाउंट ब्लॉक हो गया है, और इस नंबर पे कॉल करें और साथ ही कार्ड नंबर भेजें? कुछ आया सर? जी सर। यस सर, आता है। आता है ना? ये है स्मिशिंग। ठीक है, अच्छा, पहले ये ईमेल के थ्रू होता था। ईमेल आती थी आपके पास, तो जब ईमेल आती थी तो इसे हम फिशिंग कहते थे। तो ईमेल में लिखा हुआ है कि जी आपका जो है ना अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, और ये हो गया, वो हो गया, तो आप इस लिंक पे क्लिक करें और अपने पासवर्ड को चेंज करें। ठीक है, आइडिया फिशिंग या स्मिशिंग का ये है कि आपको पैनिक कर दिया जाए, आपको घबरा दिया जाए, और घबराहट में आप इस अनऑथराइज बंदे को अपनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दे दें, तो उसके बाद काम हो गया आपका। तो एसएमएस में भी वो आपसे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक, और ईमेल में भी आपसे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, कहते हैं इस वेबसाइट पे जाएं और अपना पासवर्ड चेंज करें। तो आइडिया दोनों का यही है, बस फ़र्क ये है कि फिशिंग ईमेल पे हो रही है और एसएमएस पे स्मिशिंग हो रही है। आइडिया ये है कि आप घबरा जाएंगे, यार मेरा ये काम हो गया, तो आप गलती कर जाएंगे, अपनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर कर जाएंगे, और फिर सामने वाले के मज़े आ जाएंगे। जी एवरीवन? यस सर। यस सर। मैसेज मॉडिफिकेशन जो है, दैट इज़ अगेन ईजी। किसी का कोई मैसेज जा रहा था ABC, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, ABCD कर दिया, तो ज़ाहिर है सामने वाले के पास मैसेज तो गलत पहुंचा। किसी ने मैसेज किया था आई लव यू, आप उसको चेंज कर दिया आई हेट यू, तो सामने वाले के पास गलत मैसेज पहुंचा। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग दिस एज वेल। गलत इन्फॉर्मेशन गई, सामने वाले का काम हो गया। जी एवरीवन? जी सर। यस सर। अच्छा, डायल एंड पेनिट्रेशन अटैक, इसको हम वॉर डायलिंग भी कहते हैं। वॉर डायलिंग में ये होता है कि
वॉर डायलिंग में ये होता है कि हैकर जो है वो आपकी सारी लाइनों को स्कैन कर रहा होता है, सारी टेलीफोन लाइनों को स्कैन कर रहा होता है और चेक करता है कि किस पे सर्वर लगा हुआ है, किस पे कोई फैक्स मशीन लगी हुई है, किस पे टेलीफोन लगा है, किस पे मोडेम लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो देखेगा कि कहाँ सर्वर लगा हुआ है, तो उसको अटैक करेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वॉर डायलिंग। वॉर में आप हर चीज़ कर रहे हो तो यहाँ भी एक वॉर है, वॉर डायलिंग। मैं आपका हर नंबर डायल करूँगा, चेक करूँगा कहाँ पर सर्वर लगा हुआ है, कहाँ पर फैक्स मशीन लगी है, कहाँ मोडेम लगा है, और फिर जब पता चल जाएगा तो उस पर अटैक करेंगे। जी एवरीवन, जी यस सर। गुड। अच्छा, फिर Yes, आपके पास डॉस। अच्छा, डॉस जो है डॉस जो है पहले डॉस होता था, फिर अब डी डॉस भी आ गया। डी डॉस क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो पहले आपको डॉस समझना है, डॉस समझ जाएंगे तो फिर आप डी डॉस आसानी से समझ जाएंगे। इसमें हम ले लेते हैं एक मैनुअल एग्जांपल। लेकिन 3 तरीके हैं डॉस करने। डॉस करने के 3 तरीके हैं। डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा, डिनायल ऑफ सर्विस सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है, अब तो खैर बहुत कम होता है, लेकिन पहले आपने कॉल किया अपने सेल फोन से किसी के सेल फोन पे और आपके पास आ रहा है नेटवर्क बिजी। आया आपके पास कभी है? जी सर। yes sir, तो ये जी जो सर। नेटवर्क बिजी है तो आपके लिए डिनायल ऑफ सर्विस हो गया ना, आपको सर्विस नहीं मिल रही। यस नो? yes सर। sir, यस सर। ये जो हुआ है ये तो इसलिए हुआ है कि नेटवर्क पे लोड बहुत है, ये किसी ने नहीं किया, नेटवर्क पे लोड बहुत है, ठीक है। लेकिन जानबूझ के भी किया जा सकता है ये नेटवर्क लोड, और फिर ज़ाहिर है कि आपके लिए डॉस हो जाएगा। तो डॉस करने के लिए मैनुअल एग्जांपल लेते हैं और कंप्यूटर भी है। देखिए मैनुअल एग्जांपल लें, एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, अब टीचर इज द सर्वर, स्टूडेंट्स आर द टर्मिनल्स। यस नो? यस सर। यस सर। अच्छा, अब टीचर इज टीचिंग। अब एक बच्चे ने जो ना सवाल पूछना शुरू कर दिया, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 10 सवाल। टीचर उसी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। बात समझ आ रही? जी सर। तो स्टूडेंट ने टीचर को एंगेज कर लिया अपने साथ और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को अपने सवालों का जवाब ही नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए डॉस हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस। उन्हें टीचर की सर्विस अवेलेबल नहीं है। जी बात समझ आई? जी सर। यस सर। तो अब यही तरीका, इसका टेक्निकली क्या है, एंगेजिंग द सर्वर। मैंने हॉटमेल के सर्वर पे 1 करोड़ ईमेल्स भेज दी, अब वो मेरी ईमेल संभाल रहा है, भेज रहा है, रिसीव कर रहा है, बाकी तमाम यूज़र को उसमें इग्नोर कर दिया। और तो बाकी तमाम यूज़र ना ईमेल भेज पा रहे हैं, ना रिसीव कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो गया? डॉस। तो ये तरीका है एंगेजिंग द सर्वर, ईमेल बॉम्बार्डमेंट। एवरीवन? जी सर। यस सर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, उसकी भी मैनुअल एग्जांपल लें। बाउंसिंग बैक ऑल रिक्वेस्ट। टीचर क्लास में है और स्टूडेंट्स अभी आई नहीं है। फॉर एग्जांपल आप क्लास के बाहर खड़े हो गए, आप चाहते हैं आज क्लास ना हो, आप क्लास के बाहर खड़े हो गए और जो स्टूडेंट आता है तो आप कहते हैं टीचर तो है ही नहीं, टीचर तो आई नहीं, टीचर तो आई नहीं, तो आप सबको वापस कर रहे हैं, गेटिंग? हालांकि टीचर क्लास में बैठे हुए हैं। यस नो? जी सर। तो दिस इज कॉल्ड yes sir, बाउंसिंग बैक ऑल रिक्वेस्ट। तो फॉर एग्जांपल हैकर ने हॉटमेल के सर्वर को ब्लॉक कर दिया और जितनी रिक्वेस्ट आ रही है उसके ऊपर वो सबको बाउंस बैक कर रहा है। सर्वर अवेलेबल है, सर्वर अवेलेबल है, लेकिन हैकर जो है वो सर्वर तक किसी को पहुंचने नहीं दे रहा, सबसे कह रहा है सर्वर नॉट अवेलेबल, सर्वर नॉट अवेलेबल, सर्वर नॉट अवेलेबल, व्हाइल सर्वर इज अवेलेबल। तो इस तरह से उसने सबका डॉस कर दिया। जी एवरीवन?
Yes, sir. अच्छा जी तीसरा तरीका ये है, इसकी भी मैनुअल एग्जांपल लें। टीचर क्लास में है और स्टूडेंट्स भी क्लास में आ रहे हैं एक एक करके। अच्छा, आप क्लास के बाहर खड़े हो गए, हैकर, आप चाहते हैं कि क्लास में वो लड़का ना आए जिसकी पोजीशन आने वाली है, तो आप सबको जाने दे रहे हैं। लेकिन जब वो लड़का आया जिसकी पोजीशन आने वाली थी, तो आपने आप उसको कहा सर तो आई नहीं, चलो चलते हैं चाय पीते हैं, तो आपने उसके लिए डॉस कर दिया। यस नो? Yes, sir. जी सर। यहाँ पर भी आपने हॉटमेल सर्वर के सामने खड़े हुए, सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, आप सर्वर तक जाने दे रहे हैं, लेकिन चंद लोगों को आप चाहते हैं कि वो ना जाएं, तो वो जब आए तो आपने कहा सर्वर नॉट अवेलेबल। हालांकि हॉटमेल का सर्वर इज अवेलेबल, बट उनको आपने ये कहा कि अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए आपने डॉस कर दिया। जी एवरीवन? जी Yes, सर। sir. यस सर। डीडॉस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। कमिंग बैक टू द फर्स्ट एग्जांपल, कि आपने क्लास में टीचर को एंगेज कर लिया है, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल, तो आपने सबको सर्वर को एंगेज कर लिया और बाकी तमाम स्टूडेंट्स के लिए आपने डॉस कर दिया है। अच्छा, लेट्स से टीचर भी ज़रा होशियार है, टीचर को समझ आ गई कि ये बच्चा जो है ये एक्चुअली टाइम ज़ाया कर रहा है और ये सबके लिए डॉस कर रहा है। ये बात समझ आ रही है जी? Yes, sir. जी सर। तो टीचर ये चीज़ समझने के बाद टीचर ने ये किया कि उसने बहुत सवाल किए, तो टीचर ने कहा जी आई एम नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। ठीक है, उसको समझ आ गया कि टीचर से इसके बारे में समझ आ गया कि तुम टाइम ज़ाया कर रहे हो। अच्छा, अब टीचर ने ये हरकत की तो डॉस ख़त्म हो गया, लेकिन स्टूडेंट भी बड़ा होशियार था, उसने कहा ठीक है, अगली क्लास में उसने अपने 5 दोस्तों से बात की, 5 दोस्तों ने तय कर लिया कि यार ये 3 सवाल तुम करोगे, ये 3 सवाल मैं करूँगा, ये वो करेगा, वो करेगा। तो अगली क्लास में एक के बजाय 5-6 लोगों ने सवाल करने शुरू किए। तो अब इस तरह से उन 5-6 लोगों ने सर्वर को एंगेज कर लिया, टीचर को एंगेज कर लिया, और बाकी सबके लिए डॉस हो गया। जी, बात समझ आती है? जी सर। Yes, sir. यस सर। अब लेट्स से आपने हॉटमेल के सर्वर पे 1 करोड़ ईमेल्स भेज दिए, यू सेंड 10 मिलियन ईमेल्स। अच्छा, सर्वर समझ गया कि यार ये इतनी ईमेल्स क्यों आ रही हैं एक ही जगह से, इसका मतलब है बंदा हैज़ गॉट सम malicious intentions। ठीक है, तो सर्वर ने आपको ब्लॉक कर दिया। अब आप भी एक अच्छे हैकर हैं, तो आपने यही किया कि ये जो 10 मिलियन ईमेल्स हैं, ये आपने एक कंप्यूटर से नहीं भेजी, एक आईपी से नहीं भेजी, आपने लेट्स से इंटरनेट पे कोई 1000 कंप्यूटर पकड़ लिए। अब ये सब कैसे होता है उसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे, तो ये समहाउ एक 1000 कंप्यूटर्स आपने पकड़ लिए और हर कंप्यूटर से आपने 1000, 500, 2000 ईमेल्स भेजनी शुरू की। तो अब चूंकि बहुत डिफरेंट जगहों से ईमेल्स आ रही हैं, तो सर्वर के पास वही 10 मिलियन ईमेल्स आ रही हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट जगहों से आ रही हैं, तो सर्वर ये नहीं समझ पाएगा कि समबडी इज एंगेजिंग मी, और उनको हैंडल करता रहेगा। तो बाकी सबके लिए क्या हो गया? डॉस हो गया। तो चूंकि अब ये डॉस डिफरेंट जगहों से हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस। जी एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये आसान के साथ साथ आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। यस नो? जी सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, नाइस। लेकिन आप लोगों को तो आईटी से नफरत वफरत नहीं। क्या मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि हाउ मेनी ऑफ यू लव आईटी? डिड आई क्वेश्चन दिस? डिड आई आस्क दिस क्वेश्चन? पूछा था मैंने या नहीं? नो सर। नो सर। अच्छा, चलें जरा चैट में मुझे जवाब दें कि दोज हु लव आईटी एंड दोज हु डोंट लव आईटी, तो यस और नो लिख दें बस, वाई और एन।
जी आवाज़ आ रही है आपको? Yes, sir. अच्छा मैं ये कह रहा था कि those who love IT, तो IT loves them, and those who hate IT, IT hates them. लेकिन एज एन अकाउंटेंट आपको IT से हेट करना नहीं चाहिए। वजह उसकी ये है कि देखें, यूर अकाउंटेंट्स, एक अकाउंटेंट ये कहे कि मुझे कैलकुलेटर से नफरत है, तो कुछ कर सकता है वो? अपने टूल से No, नफरत sir. है। No, sir. IT भी ना अब आपका टूल है, तो इससे नफरत का मतलब है कि आपका तो हो गया काम तमाम। तो आई वुड सजेस्ट लव इट, लिव इट, ओके? तो उससे फिर आप अपने प्रोफेशन में ज़्यादा आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। जी बात समझ आती है? Yes, sir. लेट्स टेक अ लिटिल ब्रेक, Yes, sir. 5-7 मिनट ब्रेक लेते हैं। आगे इंक्रिप्शन आ रहा है, ये भी टेक्निकल है, थोड़ा सा दिमाग हाजिर रखना है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, टेक अ ब्रेक, 5-7 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
जी, everybody's back. Yes, sir. Sure. Yes, sir. चल जी, encryption. 10 दफ़ा जिक्र आया encryption का. Let's do it today. अच्छा, इसमें पहले मैं आपको अगेन मैनुअल एग्जांपल देता हूँ. 2 एग्जांपल्स, एक आपकी और एक ज़रा डिफरेंट, to clarify the idea. क्या आपने नोट किया है कि 10 लोग बैठे हुए हैं, उसमें 2 दोस्त भी बैठे हुए हैं. एक दोस्त ने कोई बात कही, वो सब लोगों ने सुनी, लेकिन समझ में इस बंदे के दोस्त को ही आई. यस नो? बाकी Yes, सबने sir. सुनी लेकिन समझ में नहीं आया. Yes, sir. यही इनक्रिप्शन है. जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग कह रहे हैं, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कह रहे हैं, साइफरिंग डिसाइफरिंग कह रहे हैं. ठीक, तो आपने कोडिंग तय की भी थी, तो सब लोगों के सामने आपने बोला भी, सबने सुना भी, लेकिन किसी को समझ नहीं आया सिवाय आपके दोस्त के. सो कोडिंग स्कीम मालूम थी. यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. ये इनक्रिप्शन. अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. इंडियन पुलिस ने आज से कोई 10, 12, 15 साल पहले क्लेम किया कि उन्होंने, अच्छा ये सब कुछ मैं इंडियन वर्जन बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा, उसकी ऑथेंटिसिटी उसमें क्या है, ज़ाहिर है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. जो इंडियन पुलिस ने अपना, और इंडियंस गधे हैं और बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, तो उनका ये स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ. उन्होंने कहा कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन की हमने 1200 टर्मिनोलॉजीज़ को डीकोड कर दिया. अब 1200 टर्मिनोलॉजीज़, अब उनमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो मुझे याद हैं, आई शेयर विद यू. फॉर एग्जांपल, एंड आई रिपीट, it is all what Indians said, okay? I'm not subscribing to their views. तो फॉर एग्जांपल एक टर्मिनोलॉजी है मशाल राह. तो मशाल राह का मतलब है उसामा बिन लादेन. तो जब भी आपने कहना हो उसामा बिन लादेन, तो आप कोड वर्ड्स में कह दे मशाल राह. जी, बात समझ आ रही? Yes, sir. अच्छा, दूसरी टर्मिनोलॉजी दर्सगाह. दर्सगाह का मतलब पाकिस्तान. ठीक है. तीसरी टर्मिनोलॉजी शादी. शादी का मतलब हमला. पिस्टल. पिस्टल के लिए कोड वर्ड मुन्ना. क्लैशनकोफ, कोड वर्ड बीवी. खुश दूध, बारूद. ग्रेनेड, आलू, एंड सो ऑन. 1200 टर्मिनोलॉजीज. अब लेट्स से 2 कश्मीरी मुजाहिदीन, आई रिपीट, इट्स ऑल व्हाट Indians version is, okay? तो 2 कश्मीरी मुजाहिदीन बात कर रहे हैं.
और वो बता रहे हैं टेलीफोन पे एक दूसरे को कि भाई दरसगाह से मशल्ला ने कहा है कि कल शादी है, मुन्ने और बीवी को भी ले आना। अच्छा, अब लेट्स से अगर ये मैसेज जा रहा है और लेट्स से इस कम्युनिकेशन को इंडियन पुलिस सुन रही है, तो वो समझेंगे यार ये कोई शादी की दावत दे रहे हैं एक दूसरे को रिश्तेदार। तो लेकिन सामने एक्चुअल मैसेज चला गया, यस नो? यस सर। Yes, sir. इंक्रिप्ट करके भेज दिया, सामने वाले ने डिक्रिप्ट कर लिया, सबने सुना भी लेकिन किसी को पता नहीं चला। तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ एन्क्रिप्शन एवरीबॉडी। तो इसे आप साइफरिंग भी कहते हैं, एनकोडिंग भी sir. कहते हैं, और उल्टे प्रोसेस को आप रिवर्स प्रोसेस को आप डिक्रिप्शन, डिसाइफरिंग और डीकोडिंग भी कहते हैं। और ये एक बड़ा इल्म है, एंड दैट इल्म इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो हम प्लेन टेक्स्ट नहीं भेजते, हम हमेशा साइफर टेक्स्ट भेजते हैं। अच्छा, प्लेन और साइफर टेक्स्ट में क्या फ़र्क है? अच्छा, ये 81 को मैंने येलो किया हुआ है, तो आप लोगों ने मुझे रिमाइंड कराना है, इसमें कुछ बात करनी है, तो मैंने इसको येलो किया हुआ है। देखिए, ये प्लेन टेक्स्ट है, ये एक बंदे का क्रेडिट कार्ड नंबर है, अली 494123 एंड सो ऑन। अगर ये नेट पे जाएगा और किसी हैकर ने पकड़ लिया, तो हैकर को पता है ये क्रेडिट कार्ड नंबर है और वो उसको मिसयूज कर सकता है। लेकिन हम उसको भेजने के बजाय हम क्या करते हैं, हम उसको भेजते हैं साइफर टेक्स्ट, कोडेड टेक्स्ट या इंक्रिप्टेड टेक्स्ट। अब अगर उसको पकड़ भी ले EPM 81385, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, ये क्या डेटा है। क्रेडिट, उसको अगर पता भी है कि क्रेडिट कार्ड डेटा है, लेकिन एक्चुअल नंबर क्या है उसको नहीं पता चलेगा। जी एवरीवन? यस सर। Yes, sir. राइट। ये वैसे क्या है, मैंने बड़ा सिंपल सी स्कीम लगाई हुई है, ट्राई टू ब्रेक इट। क्या किया हुआ मैंने, कैसे एनक्रिप्ट किया? इट्स अ वेरी सिंपल स्कीम। देखिए, मैंने ये किया हुआ है कि हर लेटर को, हर नंबर को 4 नंबर आगे बढ़ा दिए। ए जो है वो क्या हो गया, ई, ए के बाद 4 गिने आप, BCDE। एल को 4 आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, MNOP। आई को 4 आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, M। 4 को 4 आगे बढ़ाएं तो 8, 9 को 4 आगे बढ़ाएं तो 13 एंड सो ऑन। जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स द स्कीम? यस सर। सर। मैंने अब आपको ये भेजा साइफर टेक्स्ट, आपके पास आया, आपने उसको डीप कोड कर लिया, 4 लेटर पीछे कर लिया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो ये इंक्रिप्शन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मेनली हम इस्तेमाल करते हैं वो डेटा जो कि ट्रांजिट में है, आपके सिस्टम से मेरे सिस्टम में जा रहा है नेट के थ्रू, उसको इनक्रिप्ट कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर्स को इनक्रिप्ट कर लेते हैं। ठीक, लेकिन सिर्फ डेटा इन ट्रांजिट ही इनक्रिप्ट नहीं करते हम वो डेटा को भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं जो मेरे कंप्यूटर में स्टोर्ड है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कस्टमर का रिकॉर्ड है सिस्टम में, और ये सिस्टम मैं भी यूज़ करता हूँ और आप भी यूज़ करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप कभी इस फाइल को देखें। तो आप देख तो सकते हैं, खोल तो सकते हैं फाइल। तो मैंने इस फाइल के अंदर पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया है। तो अगर आप कभी इस फाइल को खोल भी लेंगे कभी आप इस फाइल को खोल भी लेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं नहीं आएगा। ठीक। अच्छा, डेटा इनक्रिप्ट इसलिए भी करते हैं डिटरेंस के तौर पे, डराने के लिए। अब आपको पता है यार इस सिस्टम में तो डेटा इनक्रिप्टेड है, तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे इस सिस्टम को हैक करने की। यस नो? यस सर। और इससे जो है, अगर आप कोई डेटा में ऑल्टरेशन करते हैं तो वो भी पकड़ी जाती है। तो कैसे पकड़ी जाती है, जब मैं 81 को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? अच्छा, इसी इंक्रिप्शन के थ्रू हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जिसने डेटा भेजा है वो सही आदमी है या नहीं। ये कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है? अच्छा, 2 किस्म के क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स हैं।
एक है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम, और दूसरा है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स। एक ये है, डिटेल्स देखते हैं इसकी, और एक है प्राइवेट की। अच्छा, अब पहले तो आप ये समझिए की क्या है। की इज जस्ट अ पासवर्ड। की क्या है जी? एक पासवर्ड है, पासवर्ड है। Password. नंबर है। जैसे यहाँ पर पासवर्ड क्या, 4 लेटर्स आगे जा रहे हैं। फोर वाज अ की, ठीक है ना। अच्छा, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में देयर इज ओनली वन पासवर्ड, देयर इज वन की। उसी की से इंक्रिप्शन होगी और उसी की से डिक्रिप्शन होगी। तो जो ऊपर एग्जांपल मैंने दी हुई है वो प्राइवेट की इंक्रिप्शन है। जी समझ आती है बात? यस Yes, सर। sir. एक ही की 4 से इंक्रिप्ट किया और उसी की 4 से डिक्रिप्ट किया। करप्ट किया। इसीलिए अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों को सेम की पता होनी चाहिए। आपको और मुझे सेम की पता होनी चाहिए। एवरीबॉडी? जी सर। Yes, sir. तो ये काम करता है। तो एक अच्छा सिस्टम है अगर हम एक ही इदारे में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो फिर ये सिस्टम काम नहीं कर सकता। यस नो? जी सर। Yes, sir. फिर उसके लिए हमारे पास अगला तरीका है which is called public key encryption, PKI, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तरीका है। अच्छा, PKI में दो आपके पास पॉपुलर, सॉरी प्राइवेट की में दो पॉपुलर सिस्टम्स हैं, बस के नाम याद रखें आप, AES एंड DES, डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एंड एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये सिस्टम्स आपके पास यूज होते हैं प्राइवेट की में। अच्छा, पब्लिक की इज़ वेरी यूजफुल जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, बट स्टिल हम इंक्रिप्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दो कीज होंगी, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। बड़ी आसान सी बात है। प्राइवेट की इंक्रिप्शन में एक ही की थी, उसको हम कहते हैं शेयर्ड सीक्रेट। ठीक है, सेम की फॉर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। आप ये भी कह सकते हैं कि शेयर्ड सीक्रेट होता है। ये शेयर्ड सीक्रेट का मतलब है कि दोनों पार्टीज को प्राइवेट और पब्लिक की पता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें दो कीज होंगी, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। तो सेंडर की भी दो कीज होंगी और रिसीवर की भी दो कीज होंगी। मैं सेंडर हूं, मेरी प्राइवेट की है, मेरी पब्लिक की है। आप रिसीवर हैं, आपकी प्राइवेट की है, आपकी पब्लिक की है। जी ये बात समझ आती है? Yes, अच्छा, sir. पब्लिक की हम सबको बता देते हैं। नाम याद रखें, पब्लिक की, पब्लिक के लिए सबको बता दें। किसी की भी पब्लिक की आप चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं। लेकिन प्राइवेट की मैं किसी को नहीं बताता, और मैं बताता हूँ तो ये बेवकूफ़ी है। यस नो? यस सर। पब्लिक की मैं सबको बता देता हूँ, प्राइवेट की मैं किसी को नहीं बताता। अच्छा, अब कुछ बातें आपने याद रखनी है तो उससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और अगर आपने याद नहीं रखी तो बस फिर आई डोंट नो क्या होगा। यहाँ लिखी हुई भी है, एनी की कैन बी यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन। यानी मैं एनक्रिप्शन कोडिंग कर सकता हूँ प्राइवेट की से भी, और कोडिंग कर सकता हूँ पब्लिक की से पब्लिक भी। की से भी। लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जिस की से आपने इंक्रिप्शन की है उससे डिक्रिप्शन नहीं होगा। अगर मैंने अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट किया है तो उसको खोलने के लिए चाहिए मेरी पब्लिक। और अगर मैंने अपनी पब्लिक की से इंक्रिप्ट किया है तो उसको खोलने के लिए चाहिए मेरी प्राइवेट। प्राइवेट जी। की। अगर आपने ये याद नहीं रखा ना तो मैं आपको बता रहा हूँ आगे बहुत ही मसाइल आएंगे, और हो सकता है हमें बिल्कुल शुरू से बात करनी पड़े। दो तीन बातें याद रखें, बहुत आसान टॉपिक है, लिखी हुई है तो रिपीट कर लेते हैं। कि मैं अगर अपनी पब्लिक की से एनक्रिप्ट करूंगा तो उसको खोलने के लिए चाहिए मेरी प्राइवेट की।
और अगर मैं अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करूंगा तो उसको खोलने के लिए चाहिए मेरी पब्लिक की। एवरीवन। Yes, अच्छा sir. जी, दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, और ये आपने याद नहीं रखी तो अगेन हम मसाइल का शिकार हो जाएंगे। देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमारा एक ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी या कॉन्फिडेंशियलिटी। सिक्योरिटी या कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी। मैंने आपको भेजा है, ये मैसेज सिर्फ आप ही खोल सकें। ये मैसेज सिर्फ आप ही खोल सकें, और कोई और अगर किसी के पास ये मैसेज चला भी जाए तो उसे खोल ना सके। तो ये ऑब्जेक्टिव है कॉन्फिडेंशियलिटी। जी एवरीवन। जी सर। और Yes, दूसरा ऑब्जेक्टिव है ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिप्यूडिएशन। यानी अगर मैंने मैसेज भेज दिया है, अब मैं ये ना कह सकूं नहीं मैंने नहीं भेजा। ठीक, तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए तरीका क्या है, वो तरीका भी यहाँ लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा समझना है। जी, दो कीज़ हैं, पब्लिक प्राइवेट। अगर कोई चीज़ मेरी पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुई है तो उसको खोलने के लिए चाहिए मेरी प्राइवेट की। अगर कोई private चीज़ key. मेरी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट हुई है तो उसको खोलने के लिए चाहिए मेरी पब्लिक की। Public key. ठीक है। और हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो है मैं चाहता हूँ कि मैसेज सिर्फ आप ही खोल सकें, किसी को मिल भी जाए तो वो खोल ना सके, और दूसरा ये कि जब ये मैसेज मिले तो आप इस पर एतबार करें और मैं इनकार भी ना कर सकूं। ठीक है, अब कैसे काम होता है जी? जी आप लोग तैयार हैं? ये तीनों बातें याद हैं आपको? जी सर। Yes, sir. अगर तीनों जी बातें याद हैं सर। तो बस 5 मिनट की कहानी है, अदरवाइज तो ये 2 घंटे की कहानी है। चलें जी, तो ये है आपका पास जी, यू पीपल सी दिस व्हाइट बोर्ड? यस नो? यस सर। No, sir. यस सर। अच्छा जी, let us say let's say कि जी ये है एक ईमेल। अच्छा, ईमेल की एग्जांपल मैसेज को सब भेजते हैं, एसएमएस भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब मैं अभी और एग्जांपल्स भी दूंगा। ये एक ईमेल मैंने लिखी है, ठीक है जी, ये मेरा मैसेज है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्यों क्या आ रही है सर। खांसी की आवाज़ नहीं आ रही आप? आ रही है सर, शायद उनका नेट इशू होगा। जी, somebody is calling on phone as well. जी हेलो हेलो। यस सर। यस सर। चलें, तो ये एक ईमेल मैंने लिख दी है, और अब इस ईमेल को मैं चाहता हूँ कि आपको भेजूं, और जब ये आपको मिले तो आपको पता चल जाए कि मेरी तरफ से है, और उसको सिर्फ आप खोल सकें, कोई और ना खोल सके। ऑब्जेक्टिव क्लियर है जी? तो मैं क्या करूँगा, इस ईमेल को मैं Yes, sir. इनक्रिप्ट करूँगा, इसको मैं इनक्रिप्ट करूँगा। मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं। मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं। मैं इस पे ताला लगाऊंगा यूजिंग माई, यानी मैं सेंडर हूँ, सेंडर की प्राइवेट की से। जी बात समझ आ रही है? जी सर। यस मैंने सर। इसको ताला लगा भेजा अपनी Yes, sir. प्राइवेट की से, आपके पास चली गई। अच्छा, अब ये ईमेल खुल सकती है किससे? मेरी Yes, sir. पब्लिक की सर। पब्लिक की से। और पब्लिक की तो सबको पता होती है, मैं दिखाता हूँ अभी कैसे मालूम होती है। तो आपको मेरी पब्लिक की पता है, आपने मेरी पब्लिक की से मैसेज खोल लिया, ठीक।
ये बात समझ आ गई जी? यस सर। यस सर। एक काम करें, पहले इसको ये थोड़ा सा दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने पहले अचीव कर लिया। हम पहला ऑब्जेक्टिव पहले अचीव करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला ऑब्जेक्टिव था सिक्योरिटी। ये मैंने आपको जो बताया सिक्योरिटी दूसरा सर। objective- हाँ, जो मैंने आपको ये बताया सेकंड ऑब्जेक्टिव है ना, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले सिक्योरिटी वाले को देखते हैं। यानी ये डिस्कशन में दोबारा भी करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले हम उसी सीक्वेंस में चलें जिस सीक्वेंस हमने लिखा है। मैं आपको ईमेल भेजना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ईमेल जो है सिर्फ आप देख सकें, कॉन्फिडेंशियलिटी। यस नो? व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंस इस ईमेल को सिर्फ और सिर्फ आप देख सकें। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ईमेल को लिखी, ये मेरी ईमेल है, और मैंने इसको लॉक किया यूजिंग रिसीवर्स, आपकी रिसीवर की पब्लिक की से, क्योंकि मुझे आपकी पब्लिक की मालूम है ना। मुझे आपकी पब्लिक की मालूम है। यस नो? जी सर। तो मैंने इसको Yes, sir. एनक्रिप्ट कर दिया और भेज दिया आपकी पब्लिक की से। अब इसको खोलने के लिए चाहिए आपकी प्राइवेट की। प्राइवेट दुनिया की। में सिर्फ आप ही के पास है। तो ये मैसेज दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा खोल सकता है, और वो है आप। यस नो? Yes, sir. जी सर। यस सर। पहला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 1, कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो गई। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव वो मैंने पहले बना दिया था, अब दोबारा से बना लेते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, मैं चाहता हूं कि जब ये ईमेल आपको मिले, देख लो दूसरा ऑब्जेक्टिव, ऑथेंटिकेशन। आपको यकीन आ जाए कि मैंने ही भेजा है, आपको पता चल रहा है मैंने ही भेजा है, और मैं इनकार भी ना कर सकूं। एक तो ऑथेंटिकेट हो जाए कि मैंने भेजा, और बाद में मैं ये ना कह सकूं कि मैंने नहीं भेजा। तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे जी? इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम ये करेंगे कि ये जो मैंने ईमेल आपको भेजी है, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको एवरीवन? ये ईमेल, जी सर। इसे मैं एनक्रिप्ट करूंगा। इसे मैं एनक्रिप्ट करूंगा किससे? यूजिंग प्राइवेट की से। इस सेंडर की यानी अपनी प्राइवेट की से। प्राइवेट की से। अच्छा, जब मैंने इसको एनक्रिप्ट कर दिया यूजिंग अपनी प्राइवेट की, तो उसको खोलने के लिए क्या चाहिए? मेरी पब्लिक की। तो अब आपके पास पहुंचा और आपने मेरी पब्लिक की से खोल लिया। पब्लिक की। इसका मतलब ये है, अगर कोई चीज मेरी पब्लिक की से खुली है, इसका मतलब ये है कि वो एनक्रिप्ट हुई थी मेरी प्राइवेट की से। बस आपको कंफर्म हो गया कि ये मैसेज मैंने ही भेजा। अगर ये मेरी पब्लिक की से खुला है तो इसका मतलब ये मैसेज मैंने ही भेजा है। यस नो? Yes, sir. और दूसरी बात, Yes, अब मैं sir. इनकार भी नहीं Yes, कर सकता। मैं इनकार भी नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ से इनकार भी नहीं कर सकता। वजह उसकी ये है कि अगर कोई चीज़ मेरी पब्लिक की से खुल गई है तो इसका मतलब वो यकीनन मेरी प्राइवेट की से ही खुली होगी, लॉक हुई होगी। और अगर मेरी प्राइवेट की से लॉक हुई है तो सिर्फ मैंने ही की होगी, क्योंकि प्राइवेट की तो किसी और के पास है ही। तो सेकंड Yes, sir. ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिकेशन भी अचीव हो गया। यस नो? Yes, sir. यस। यस सर। अच्छा। लेकिन ये दो ऑब्जेक्टिव अलग अलग अचीव हो रहे हैं ना? दो जी सर। ऑब्जेक्टिव अलग अलग अचीव हो रहे हैं। अगर मैं दोनों को अचीव करना चाहता हूं तो क्या करूं? दो दफा एनक्रिप्ट कर दूं। यस नो? यस सर। सर। दो दफा एनक्रिप्ट कर दूं। पहले मैंने एनक्रिप्ट किया किससे? पब्लिक की से। मैंने एनक्रिप्ट किया यूर पब्लिक की।
अपनी पब्लिक की से, सेंडर की रिसीवर की पब्लिक की से। रिसीवर सोचिए जरा, रिसीवर की पब्लिक की। पहले मैंने इससे किया, अपनी प्राइवेट की से किया, और फिर उसको मैंने इनक्रिप्टेड मैसेज को दोबारा इनक्रिप्ट किया, किससे? रिसीवर की। पब्लिक की से। तो अब क्या होगा, पहले वो खोलेगा अपनी प्राइवेट की से और फिर खोलेगा मेरी पब्लिक की से। यस नो? यस सर। तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए। सर समझ नहीं आई है। हाँ, अलग अलग बात समझ आ गई थी। यस सर। तो क्या मैं एक चीज को 2 दफा इनक्रिप्ट कर सकता हूँ? यस। यस सर। देखिए, मैंने पहले मैसेज को इनक्रिप्ट किया अपनी सेंडर की प्राइवेट की से, प्राइवेट। ठीक है। फिर इस मैसेज को मैंने दोबारा इनक्रिप्ट किया रिसीवर यूजिंग की पब्लिक की से। रिसीवर की पब्लिक की से, ठीक है। यस सर। तो अब जब आपको रिसीव हुआ तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे? पहले आप अपनी प्राइवेट की से, चूंकि रिसीवर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ, तो खोलने के लिए चाहिए रिसीवर की प्राइवेट की। तो रिसीवर ने अपनी प्राइवेट की से इसको खोला, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। यस नो? इस मैसेज को कोई नहीं खोल सकता सिवाय आपके। Yes, यस sir. नो? फिर उसने फिर उसने मेरी पब्लिक की से, यानी सेंडर की पब्लिक की से इस लॉक को खोल लिया, और जब इस की से खुल गया तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये इसी बंदे ने भेजा था। जी एवरीवन? यस सर। यस सर, क्लियर है। चलो, गुड। जी एवरीवन, कोई सवाल? यस सर। नो सर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, ये लिखा हुआ है सारा कुछ जो मैंने आपको बताया, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। सिक्योरिटी के लिए हमने क्या किया कि डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं रिसीवर की पब्लिक की स्क्रीन नहीं से। आ रही। स्क्रीन सर स्क्रीन नहीं आ रही। आगे नो सर। यस सर। जो तस्वीर मैंने बनाई है वो यहाँ मैंने लिखी हुई भी। सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हमने क्या किया, डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया रिसीवर की पब्लिक की से, और रिसीवर खोल लेगा इसे अपनी प्राइवेट की से। तो इसका मतलब है ये मैसेज कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा, कोई और उसको खोल नहीं सकेगा। यस नो? यस सर। और अगर ऑथेंटिकेशन करनी हो तो उसमें इनक्रिप्ट करता है सेंडर अपनी प्राइवेट की से, और डिक्रिप्ट करता है रिसीवर पब्लिक की से सेंडर ठीक है। की। पब्लिक की। और अगर दोनों करने हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो पहले ये करेंगे, आप एक दफ़ा दो इनक्रिप्ट दफा करेंगे, एक दफ़ा इससे इनक्रिप्ट करेंगे और दूसरी दफ़ा इससे इनक्रिप्ट करेंगे। जी, बात समझ आ गई? यस सर। जी सर। अच्छा, बाय द वे, ये जो Yes, है sir. आपके पास ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपीडिएशन, इसे आप डिजिटल सिग्नेचर भी कहते हैं। अच्छा, अब डिजिटल सिग्नेचर के लिए बड़ी आसानी से एक चीज़ समझे आप। एक कागज़ पे मैं आपको कोई साइन करके देता हूँ, कुछ लिखता हूँ और साइन करके देता हूँ कागज़ पे। क्या मतलब है इसका?
आप इसका मतलब है सर मुझे ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं कि ये आपने ऑथेंटिकेशन जो नॉन आपने रिपुडिएशन। कैसे? जो लिखा हुआ है उसके नीचे मैंने साइन किए हैं, तो इसका मतलब है कि मैं इस लिखे हुए से एग्री करता हूँ। यस नो? Yes, sir. और मैं Yes, sir. बाद में इनकार Yes, नहीं sir. कर सकता। तो जी नॉन रिपीडिएशन हो गई ना। Yes, और sir. ऑथेंटिकेशन कैसे हो गई? ये कागज जब आपके पास आया तो आपने कहा हाँ ये सर का सिग्नेचर है, मुझे पता है। तो इसका मतलब है ऑथेंटिकेशन हो गई कि ये मैसेज, ये कागज पे साइन मेरे हैं, ये कागज मैंने भेजा है। यस नो? Yes, sir. सिस्टम में भी हमने ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपीडिएशन का सिस्टम बनाया है, जो कि डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है, और उसका मैकेनिज्म जो है वो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है। जी एवरीवन। Yes, sir. अच्छा, अब ये बताएं, आप में से कितने लोगों ने इंटरनेट पे कोई ट्रांजैक्शन किया क्रेडिट कार्ड से? सर ये गेम के लिए की थी सर। ऐसे किए थे आपने? गुड। तो आपके पास पब्लिक और प्राइवेट की है क्या? इधर से सर इधर प्ले स्टोर से वो मतलब सर ऑथेंटिकेशन मांगते हैं सर, अपनी क्रेडिट कार्ड डाल देते हैं सर, क्रेडिट कार्ड नंबर सर। नहीं, वो तो डाल दिया आपने, लेकिन आपके पास पब्लिक प्राइवेट की थी जी डेटा सर। एनक्रिप्ट करने के लिए, की क्या सर आपने? वो उसका पता तो नहीं है सर, हाँ। लेकिन अच्छा की थी। नहीं, की आपके पास है ही नहीं भाई, मैं बताता हूँ। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने कोई इंटरनेट बैंकिंग की है, वहाँ जाके वेबसाइट से अब्बा के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे डाले हैं? कितने लोगों ने किया? सर अपने अकाउंट से इजी पैसे अकाउंट पे ट्रांसफर किए हैं सर। अपने अकाउंट से कहाँ इजी पे पैसे ट्रांसफर? अकाउंट पे ट्रांसफर किए हैं सर। अच्छा सर इजी पैसे अच्छा, अकाउंट पे। अपने अपने वेबसाइट पे गए थे आप? यस सर। सर वो एबीएल की डिजिटल सर, डिजिटल बैंकिंग के लिए सर ऐप होती है सर उनके सर, उस पे सर किया था सर। अच्छा, ठीक है। तो आपके पास पब्लिक प्राइवेट की तो है नहीं, फिर कैसे कर लिया आपने? तो अब ये है तो कहानी। क्या होता है, जब आप बैंक की वेबसाइट पर गए तो आपके पास तो नहीं है कोई भी की। अगर ऑनलाइन बैंकिंग के लिए अगर हर से एक आ जाए कि चाहो कीज लेकर आओ, तो फिर ये ऑनलाइन बैंकिंग चलती नहीं, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस चलते नहीं। तो आम यूज़र को कीज़ का पता भी नहीं है, कीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। बैंक के पास दो कीज़ हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। ये बड़े बड़े इदारे हैं तो इनके पास तो कीज़ हैं। यस ना? और इनकी आप की देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। Yes, sir. तो जी बैंक सर। के पास अपनी की थी। जब आप गए थे वेबसाइट पे जब आप गए थे वेबसाइट पे और वहाँ आपने ये अपना अकाउंट नंबर डाला और आपने कहा इतने पैसे इसको ट्रांसफ़र कर दें, तो बैंक ने इस पूरे डेटा को इनक्रिप्ट किया आपके सिस्टम में, कोडिंग की उसकी, यूजिंग, बैंक ने किसकी से किया? अपनी, किससे किया होगा सोचें? Private key, कीज sir. के जरिए। प्राइवेट की से थोड़ी किया होगा, प्राइवेट से तो मसला हो जाएगा। अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया होगा। और एक बार जब उन्होंने पब्लिक से किया। बैंक ने अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट खोल कर लिया, तो उसको खोलने के लिए चाहिए बैंक की। No, private key, yes. दैट्स इट। अब वो डेटा को लेके इंटरनेट पे गए और वहाँ जाके अपने सर्वर में प्राइवेट। ले गए। सर्वर पे जाने के बाद उन्होंने अपनी प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट कर दिया। यस नो? तो यस बैंक ने सर। ही अपनी दोनों Yes, sir. कीज यूज कर दी, इसलिए एक आम बंदे को कीज के मुतालिक मालूम ही नहीं है और ज़रूरत ही नहीं। इस दी आइडिया क्लियर? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ।
मैं ये एमसीबी की इंटरनेट साइट पे गया हूँ, बैंकिंग साइट पे। नजर आ रहा है? यस सर। मैं यहाँ पर कहता हूँ जी मुझे जो है क्या करना है जी मुझे। मैं भी कोई कई सालों के बाद इस वेबसाइट पे आया हूँ, कुछ लेआउट चेंज हो गया इसका। कहाँ है भाई इसमें पर्सनल बैंकिंग? कहाँ है भाई? पर्सनल सर्विसेज, ATM, एमसीबी लाइफ। सर ये कहाँ चला गया ऑप्शन से? सर पर्सनल पे चले जाएं सर। पर्सनल पे तो गया है ना। अरे इसके बाद सर ये एमसीबी इंटरनेट बैंकिंग पे कहाँ लिखा है एमसीबी इंटरनेट बैंकिंग? मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? मैसेज में सर। हाँ सर हाँ ये जी बराबर। पर्सनल हाँ सर्विसेज में लिखा है, ठीक ठीक। नहीं ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं आ रहा ऑप्शन? नहीं आ रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही बेहुदा है आपका तो। ये मेन वेबसाइट पता नहीं क्या है। हेलो अच्छा जी, देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ और इसको मैं अब ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मुझे इस वेबसाइट पे ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ट्रस्ट करना चाहिए मुझे। क्यों? देखिए इसके शुरू में लिखा है HTTPS, ये सिक्योर्ड वेबसाइट है। नजर आ रहा है जी HTTPS? यस सर। सर दूसरा ये ताला भी बना है, इससे भी मुझे सिक्योरिटी मिल रही है। बता रहा है कि ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ताला देख के आपको पता चल रहा है कि ये सिक्योर्ड है। ठीक। अच्छा, कुछ वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो आपका ब्राउज़र कहता है कि जी ये वेबसाइट सही नहीं है, आप जाना चाहते हैं, हाँ कहेंगे तो ले जाऊँगा, ना कहेंगे तो रोक दूँगा। देखा आपने? यस सर। लेकिन अक्सर वेबसाइट पे जैसे मैंने अभी लिखा mcb.com, मैं यहाँ आ गया, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ ना इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मुझे पता ही नहीं है। मेरे ब्राउज़र ने एमसीबी के सर्वर से कहा कि तुम मुझे अपनी वेबसाइट का सर्टिफिकेट दो, डिजिटल सर्टिफिकेट दो। एमसीबी के सर्वर ने वो डिजिटल सर्टिफिकेट मेरे ब्राउज़र को दिया। मेरे ब्राउज़र ने चेक किया कि ये सर्टिफिकेट जो है सही है, ट्रस्टेड पार्टी का है, एक्सपायर्ड नहीं है, और सब चेक करने के बाद मेरा ब्राउज़र मुझे यहाँ पर ले आया। अब देखिए इसे बताने में मुझे 1 मिनट लग गया, लेकिन आने में 1 सेकंड लगा था। यस ना? यस सर। अगर इसके सर्टिफिकेट में कोई मसला होता तो मेरा ब्राउज़र मुझे बता देता। यहाँ डायरेक्टली लाने का मतलब ये है कि कोई मसला नहीं है। ठीक। अब आप ये देखें अगर मैं सर्टिफिकेट देखना चाहता हूँ तो मैं देख सकता हूँ। इसको आप क्लिक करें तो आपको बता रहा है कनेक्शन इज सिक्योर, और वो आपसे कह रहा है सर्टिफिकेट इज वैलिड एंड इश्यूड टू एमसीबी। डिटेल्स देखनी है, इसको क्लिक कर दें। ये आ गया जी सर्टिफिकेट, ये आ गया इसका सर्टिफिकेट, राइट। तो ये इशू हुआ हुआ है एमसीबी को, इसकी डेट ये है, इसको इशू किया हुआ है DigiCert ने। ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसकी की देखना चाहता हूँ तो ये मैंने डिटेल्स को क्लिक किया और यहाँ पर एक जगह लिखा होगा पब्लिक। ये है जी पब्लिक की, इसकी मैंने देख ली। इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ अपने पास, एक फाइल में सेव कर लेता हूँ। यानी फिलहाल मैं वर्ड में इसको कॉपी और पेस्ट करके मैं वर्ड में ले गया। जी नज़र आ रही है की आपको? जी सर। जी मेरी की तो 4 थी, जी सर। ये आप देख रहे हैं कितनी बड़ी की है, कितनी बड़ी की है ये। इस की से इंक्रिप्शन होगी
तो जब आप एमसीबी की वेबसाइट पे गए और आपने अपना डेटा डाला, तो सिक्योरिटी के लिए एमसीबी ने अपनी इस पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया और ले गए अपने सिस्टम में, और वहाँ जाके उन्होंने अपने सिस्टम में अपनी प्राइवेट की से कर लिया डिक्रिप्ट। जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? Yes, sir. यस सर। गुड। अच्छा, अब ये सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? बहुत सारी कंपनियां हैं, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कहलाती हैं। डिजी साइन है, सर्टो है, वेरी साइन है, एविस्ट है, निफ्ट है। निफ्ट की अच्छी बात यह कि पाकिस्तानी है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन ट्रस्ट, ठीक है, ये है। और सारी डिजिटल सिग्नेचर वगैरह कैलकुलेट होता है एक फार्मूला से। कौन कौन से पीकेआई सिस्टम्स हम यूज़ कर रहे हैं? पीकेआई का मतलब पब्लिक की। एक हम यूज़ कर रहे हैं प्राइवेसी एनहांस्ड ईमेल, ये ईमेल्स के लिए है। प्रिटी गुड प्राइवेसी, ये भी हम यूज़ कर रहे हैं। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ये भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3 कॉमन पीकेआई सिस्टम्स जो हैं यूज़ हो रहे हैं। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, बात समझ आती है? यस सर। यस सर। Yes, sir. गुड। तो इंक्रिप्शन का जिक्र खैर बहुत दफ़ा आया और हमने हर बार यही कहा कि हम इसको देखेंगे और देखेंगे और देखेंगे और देखेंगे। आज हमने देख लिया। जी एवरीवन, Yes, sir. यस सर। यहाँ तक कि मैं आपको हैंड आउट कल भेजता हूँ, इसमें आज इसलिए नहीं भेज रहा, थोड़ा सा इंक्रिप्शन अपने पीछे वो टॉपिक्स हमने पढ़े नहीं हैं अभी, डिजास्टर रिकवरी साइट्स, एंटीवायरस, ठीक है। मैं ख्याल इस बार यहाँ तक रखें, ठीक है। फायरवॉल एक लंबा टॉपिक है, तो जो भी टॉपिक है लंबा ही है, तो विल सी इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लें आपको। सर वो पिछले वीक वाले भी इसके साथ ही भेजिएगा। हाँ, ये पूरी मैं फाइल आपको एक साथ भेज रहा हूँ। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जो आप बिजली आ गई क्या सर? जी, कौन सवाल पूछ रहा है? सर मैं ये पूछ रही थी, ये जो आपने लास्ट कीज के नाम बताए हैं, ये पब्लिक कीज नेम है जो कॉमनली यूज होती हैं? पब्लिक की नेम है, ये क्या मतलब है? मतलब ये कौन सी कीज है? जो सबके सामने शेयर हो रही है वो क्या होगी? प्राइवेट होगी, पब्लिक होगी? पब्लिक होगी। पब्लिक की है। हर सर्टिफिकेट में पड़ी हुई है, हर जी। वेबसाइट की पब्लिक। जी सर। जी। प्राइवेट की बताएगा नहीं ना, मैं क्यों बताऊंगा आपको प्राइवेट की? एमसीबी क्यों बताएगा अपनी प्राइवेट की? अगर मैंने बता दिया तो फिर तो सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, चले। और कोई सवाल? ठीक है जी, if there is nothing, so let's call it a day and we finish, right? Thank you very much. Allah Hafiz.